हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस को और क्या कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस को जो है ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को जो डिस्कवर किए थे वो थे तीन साइंटिस्ट। कौन कौन से? इम्बिडेन, मेयरऑफ और पार्नास। तो ये जो है इन तीनों के नाम के ही ऊपर इस जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है उसे ईएमपी पाथवे कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस है क्या? ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रेस्पिरेशन के समय पे होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम लोग बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में सिंपली होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज है वो टूटता है या कह सकते हैं कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुविक एसिड में, या जैसे हम लोग पायरुवेट भी कहते हैं। ठीक है, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टूटते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, कितनी चीजें समझ में आई? ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे कहते हैं। इम्बिडेन, मेयरऑफ और पार्नास जो है वो इन्हें डिस्कवर किए थे। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है दो पायरुविक एसिड में या दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में। ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जो है वो होता है। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही होता है। ठीक है, बाकी अगर आप आगे के जो प्रोसेसेस देखें जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल, ये एनारोबिक में नहीं देखने को मिलता है, ये एरोबिक में ही देखने को मिलता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस जो है वो दोनों में ही, एरोबिक एनारोबिक दोनों में देखने को मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस की अगर साइट की बात करें तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहां पे ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप प्रोसेस है जिसमें ढेर सारे एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एटीपी खर्च भी होता है और एटीपी बनता भी है। कैसे खर्च होता है, क्या कितना बनता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम लोग बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को किसमें? पायरुवेट में। और इस प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस हर इंडिविजुअल में होता है, हर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसीलिए तो कहा जा रहा है ना, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनाएरोबिक हो, सबके अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो होता है। और ये कहाँ पे होता है? ये जो सेल का लिक्विड पार्ट है, सेल का लिक्विड पार्ट क्या होता है? साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म, वहां पे होता है। इसमें जो फ्री एनर्जी रिलीज होता है इस प्रोसेस के अंदर, ये यूज होता है ताकि वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया जा सके। और ये जो है रिड्यूस्ड जो निकोटीन अमाइन मतलब निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड दैट इज NADH का फॉर्मेशन भी इसमें होता है। कैसे होता है अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना इसके स्टेप्स, तब समझ में आ जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? सीक्वेंस होता है 10 स्टेप्स का जिसके अंदर ढेर सारे डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस है क्या? ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें 10 स्टेप्स होते हैं।
इसमें ढेर सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी खर्च होता है लेकिन उससे ज्यादा एनर्जी बनता भी है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में और एनएडीएच के फॉर्म में। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुवेट, ठीक है। तो और ये कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोसोल में होता है। तो अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के फ्लो चार्ट को देखें तो ग्लाइकोलाइसिस का जो फ्लो चार्ट है, अगर आप उन्हें सिंपली देखें, सिंपल स्टेप्स में देखें, तो उसमें होता क्या है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है उसका फॉर्मेशन होता है, फिर वहां पे जो है उसके बाद ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये दो तरह के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें ये बनाता है। पहला होता है डाईहाइड्रोक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट, दूसरा होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो फाइनली जो है 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिनके अंदर फिर सीरीज ऑफ प्रोसेसेस और स्टेप्स होते हैं और लास्ट में जो है पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो है ये तो एकदम एलिमेंट एक कंक्लूडेड फॉर्म है। अगर हम लोग इसके स्टेप्स को देखें तो अभी आगे हम लोग स्टेप्स को पढ़ेंगे, पहले आप इसे नोट करिए। तो ये जो है पूरा जो स्टेप्स जो है ये पूरे के पूरे यहाँ पे दिए हुए हैं, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो है ये पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद इसे समझते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है ना, तो ये इतना इजी स्टेप नहीं है। अगर इजी स्टेप होता तो ग्लूकोज आसानी से क्या होता, बदल जाता ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये डिफिकल्ट स्टेप होता है, इसमें एनर्जी का कंजप्शन जो है वो जरूरी होता है। तो ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहा है, एडीपी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है और ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो इसके बाद इसमें आइसोमराइजेशन का प्रोसेस होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज आइसोमरेज। पूरा अगर हम लोग नाम देखें तो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फर्दर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे भी ये भी स्टेप जो है थोड़ा हार्ड होता है, कन्वर्ट करना जो है इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इस वजह से एटीपी जो है यहाँ पे खर्च होता है। तो एटीपी खर्च होता है, एटीपी जो है फिर वो रिलीज होता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये
एल्डोलेज की वजह से दो जो एंजाइम्स हैं उनमें कन्वर्ट होता है। पहला होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे अभी हम लोग आगे पढ़ रहे थे DHAP। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में G3P। तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो फिर आगे क्या होता है कि ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसका अगर हम लोग बाद में जो आगे के जो स्टेप्स है उन्हें देखें, तो इसमें जो है क्या होता है कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस स्टेप में एनर्जी जो है वो बनती है, और किसके फॉर्म में बनती है, NADH के फॉर्म में बनती है। उसके बाद ये जो 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, ये आगे जाकर के कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है जब बनता है तो इस स्टेप में ATP फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है काइनेज एंजाइम। इसका जो पूरा नाम है वो होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है आगे जाकर के नेक्स्ट स्टेप में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है फॉस्फोग्लिसैरोम्यूटेज एंजाइम। तो इसके बाद जब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर है इससे रिलीज होता है, इससे जो है वो रिलीज होगा वाटर, और बनाता क्या है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाता है। इस स्टेप में ATP या NADH ऐसा कुछ फॉर्मेशन तो नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली वाटर जो है वो रिलीज हुआ है और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है इनोलेज एंजाइम। अब ये जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है फाइनली ये पाइरुवेट को डेवलप करता है या पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, पाइरुवेट जो है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, और इस स्टेप में ATP जो है वो बनता है। ATP की अगर हम लोग बात करें तो ATP जो है फॉर्मेशन इस स्टेप में होता है, और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है पाइरुवेट काइनेज। तो पाइरुवेट काइनेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इससे पहले आप नोट करिए। तो एंजाइम्स जो कि यूज हो रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में, या फिर आप कह सकते हैं पूरा ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये सब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नहीं आते हैं, इसको अभी पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आप देखिए पहला स्टेप जहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ये क्या प्रोडक्ट्स को बना रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है आगे जाकर के 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, और 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर उसके बाद फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और फाइनली जो काइनेज एंजाइम है पाइरुवेट काइनेज, उसकी वजह से फिर ये जो है फॉस्फोइनॉल 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, फिर उसके बाद फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाता है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के बाद जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है काइनेज। काइनेज कौन सा, पाइरुवेट काइनेज, और ये पाइरुवेट का फॉर्मेशन कराता है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेप नंबर 1 है और स्टेप नंबर 3 है वहां पे ATP जो है ना वो खर्च हो रहा है, और वही चीज यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे ATP को खर्च जो है हो रहा है, वहां पे ये एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद जो है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में बनता है तो यहाँ पे NADH जो है वो बनता है,
और इसके नेक्स्ट स्टेप में ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जो पायरुवेट वाला प्रोसेस होता है उस स्टेप में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, वो चीज यहाँ पे लिखी गई है। हाँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और इसमें जो है इसके जस्ट नेक्स्ट वाला स्टेप में NADH बना है। एटीपी जो है उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में बना है और पायरुवेट के जस्ट पहले वाला जो स्टेप है जिसमें पायरुवेट फॉर्मेशन हो रहा है उसमें एटीपी बना है। यहाँ पे ये 2 बार क्यों लिखा है, हैपेंस टू एक्स, मतलब 2 बार हो रहा है, क्यों? क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ये स्टेप करेगा ना, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है उसका एक मॉलिक्यूल जो है एक पायरुवेट को बनाएगा, लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है 3 फॉस्फेट उसके 2 मॉलिक्यूल्स जो है, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये इंटर कन्वर्टेबल है ना, तो ये कन्वर्ट होके क्या बना देता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को बना देता है। तो एक मॉलिक्यूल पायरुवेट को बनाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट होके बना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वो भी थ्रू द सीरीज ऑफ स्टेप पायरुवेट को बनाता है। तो ये जो सारा स्टेप है ये 2 बार होता है, तो ओवरऑल जो है 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। अगर आप देखें तो ये जो स्टेप है ये बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में लिखा हुआ है, तो एग्जामिनेशन में आप कोशिश ये करिएगा कि इस वाले जो स्टेप है इसको नहीं बनाइए आप, और जो पूरा एक्सप्लेनेशन है जिसमें सारे स्टेप्स, सारे एंजाइम्स और किस तरीके से कहाँ पे एटीपी खर्च हो रहा है, कहाँ पे बन रहा है, तो ये जो है ज़्यादा अच्छा फ्लो चार्ट है, तो इसे आप बनाइएगा एग्जामिनेशन में। अगर आधा बनाइएगा तो आधा नंबर भी मिलेगा। चलिए, तो ग्लाइकोलाइसिस का फ्लो चार्ट जो है, अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को समझे तो ये जो है ग्लाइकोज वर्ड से लिया गया है और इसमें लाइसिस वर्ड ऐड है, तो लाइसिस जहां पे भी आएगा, ग्लाइकोलाइसिस को अगर आप तोड़ें तो इसमें ग्लूको और लाइसिस 2 वर्ड आएगा। ग्लूको को अगर आप देखें तो इसका मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जहां पे भी जिस भी प्रोसेस में लाइसिस लिखा है इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वहां पे कोई ना कोई चीज टूट रहा है और उसके आगे का जो वर्ड है वही टूटेगा। ठीक है, जैसे ग्लाइकेनोजेनोलाइसिस होता है तो उसमें ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेकडाउन होता है। उसी तरह एक और वर्ड होता है जो कि होता है जेनेसिस। जेनेसिस मतलब बनना होता है या आप कह सकते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस जैसे कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस या फिर ग्लाइकोजेनेसिस, वहां पे क्या होता है, वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहां पे भी लाइसिस वर्ड लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, वहां पे ब्रेकडाउन का प्रोसेस चल रहा है, और जेनेसिस जहां पे लिखा होगा उसका याद रखे रहिएगा कि फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो ग्लाइकोज है, जो ग्लूकोज है वो जो है वो टूट रहा है, और लाइसिस मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन। तो ये जो है एक मेटाबॉलिक पाथवे है जहां पे ग्लूकोज जो है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पायरुवेट में, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCOO प्लस H+। ठीक है, तो ये जो फ्री एनर्जी रिलीज हुआ है ना इस प्रोसेस में, ये यूज किया जाता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्मेशन के लिए, और NADH के फॉर्मेशन के लिए, जो कि एक रिड्यूस निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम लोग देखें तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला जो वर्ड है वो है ग्लाइकस, जिसका मतलब होता है स्वीट, लाइसिस जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसके पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, ये डिग्रेडेट होते हैं, मतलब ये टूटते हैं कितने में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, और ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल्स होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है,
अब अगर हम लोग बात करें फ्री एनर्जी की, जो कि इसमें स्टोर्ड इस प्रोसेस में रिलीज होता है, ये स्टोर्ड होता है एज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। तो ग्लूकोज में हो क्या रहा है कि ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, ओवरऑल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बने हैं, 2 NADH बना है, और इसके साथ ही साथ में जो है अगर आप देखें मोलर अमाउंट में एनर्जी का, तो इतना मोल जो है किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बना है, 2 ATP मॉलिक्यूल बना है, और ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन देखें तो 61 किलो जूल पर मोल जो है वो बना है। अगर हम लोग देखें इन स्टैंडर्ड कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस को, तो ये जो है एक एक्सरोजेनिक रिएक्शन है, जहां पे इरिवर्सिबल होता है ये रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस ओवरऑल है क्या? ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जहां पे फाउंडेशन होता है, जो कि एक कहाँ पे ये जो प्रोसेस है कहाँ पे होता है, तो ये जो है एरोबिक और एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के समय पे होता है। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट के मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज जो है वो एक 6 मेंबर रिंग मॉलिक्यूल होता है, और ये पाया जाता है ब्लड के अंदर। ग्लूकोज की अगर हम लोग बात करें तो ग्लूकोज जो है एनिमल्स में ब्लड के अंदर पाया जाता है, ह्यूमंस में ब्लड्स में पाया जाता है, और प्लांट्स में भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ये जो है फॉर्म होता है फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर्स द्वारा। तो बहुत जो कॉम्प्लेक्स अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट, तो उनके टूटने के बाद जो ग्लूकोज है वो मिलता है। तो ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो था वो ग्लूकोज के बारे में था। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पाथवे के बारे में। अभी तक तो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग जो नेक्स्ट पाथवे है उसे डिस्कस करेंगे, दैट इज PPP, और जिसे क्या कहते हैं, जिसे और क्या कहते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है? ये जो है एक ऐसा पाथवे होता है जिसमें ढेर सारे जो है मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस हैं वो होते हैं। अगर आप इसके डिस्कवरी की बात करें तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो था तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है उसको कौन डिस्कवर किया था? 1930s के आसपास जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी, और इसमें भी 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस पाथवे को डिस्कवर किया था, और इनका क्या क्या नाम था? ऑटो, हैंस एंड फ्रिट्ज। ठीक है, तो ये जो है साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में PPP कहते हैं, इसे डिस्कवर किए थे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आखिर है क्या? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है एक मेटाबॉलिक पाथवे है, जो कि जब इसका जो अगर आप देखें कि एंड प्रोडक्ट या इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये प्रोड्यूस करता है NADPH को और राइबोज 5 फॉस्फेट को। ये एक पैरेलल पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस की तरह, और ये इंपॉर्टेंट होता है सेल के सर्वाइवल के लिए और प्रोलिफिकेशन के लिए। तो सेल के सर्वाइवल के लिए, उसके प्रोलिफिकेशन के लिए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या आखिर करता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है,
तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये राइबोज 5 फॉस्फेट को जनरेट करता है। ये जो जनरेशन है कि ये प्रोड्यूस कर रहा है राइबोज 5 फॉस्फेट को, तो ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लिक एसिड्स का। ये हम लोग जानते हैं। डीएनए या आरएनए की अगर आप तीनों कंपोनेंट को देखें तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, राइबोज 5 फॉस्फेट ही होता है ना। तो ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये राइबोज 5 फॉस्फेट को जनरेट कर रहा है। ये राइबोज 5 फॉस्फेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन के लिए। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए या आरएनए। उसके बाद सेकेंड चीज जो ये प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज NADPH। ये क्या है, एक रिड्यूसिंग पावर है जो कि हेल्प करता है सिंथेसाइसिस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, जैसे कि फैटी एसिड सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, या अदर मॉलिक्यूल्स में जहां पे NADPH की रिक्वायरमेंट है उनके सिंथेसिस में ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो है एक सप्रेस की तरह एक्ट करता है, सप्रेसिव की तरह एक्ट करता है क्योंकि ये सप्रेस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। ये हेल्प करता है सेल्स को ताकि वो डैमेज जो कॉज हो रहा है बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज द्वारा, तो उन्हें ये बचा के रखने का काम करता है। मतलब ये जो सेल्स हैं, सेल्स को डैमेज ना हो सके, उन्हें प्रोटेक्शन का काम फ्रॉम द रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पेसीज के थ्रू ये जो है बचाता है सेल्स को, और इस वजह से ये हेल्पफुल होता है। तो किस तरह से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो काम करता है, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के दो ब्रांचेस होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडेटिव ब्रांच और दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव ब्रांच। तो अगर आप देखें ऑक्सीडेटिव ब्रांच को, तो ऑक्सीडेटिव ब्रांच में होता क्या है, ऑक्सीडेटिव ब्रांच में कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, किसके अंदर, राइबोज 5 फॉस्फेट में। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव ब्रांच में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा जो इसका ब्रांच है दैट इज नॉन ऑक्सीडेटिव ब्रांच। नॉन ऑक्सीडेटिव ब्रांच में जो है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट को। तो अभी हम क्या कहते हैं, राइबोज कहते लग रहा है, तो राइबोज नहीं होगा, राइब्यूलोज होगा। ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीडेटिव ब्रांच, उसमें क्या हो रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था राइबुलोज 5 फॉस्फेट में। नॉन ऑक्सीडेटिव ब्रांच में क्या होगा कि ये जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे नॉन ऑक्सीडेटिव ब्रांच जो है वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है राइबुलोज 5 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अगर हम लोग बात करें कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहाँ पे होता है, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो कहाँ पे होता है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है या साइटोसोल में होता है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो इंपॉर्टेंट होता है हर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ना हो तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अब मान लीजिए किस तरीके से ये जो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ द पीपीपी या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो रिलेटेड होता है डिजीजेस से, कि कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जहां पे जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वो इनहिबिट किया जाता है थेरापेटिकली। और अगर हम लोग बात करें प्रोस्टेट कैंसर की, तो यहाँ पे द बाय बैलेंसिंग द ग्लाइकोलाइटिक एंड द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे फ्लक्स, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन प्रोस्टेट कैंसर। तो पेंटोज
पेंटोज फॉस्फेट जो पाथवे है उसका फ्लो चार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट हो गया है। फिर उसके बाद ये जो है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोनेज की वजह से फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हुआ है। फिर ये जो है आगे जाकर के 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज में कन्वर्ट हुआ है। फिर फाइनली जो राइबोलोज 5 जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है उसमें ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो फॉस्फोग्लूकोनेट है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में किस एंजाइम द्वारा कन्वर्ट हुआ है, दैट इज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। फर्दर ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है ये दो तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है या ब्रांच हो जाता है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 इपीमरेज और राइबोलोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज जो है ये एंजाइम्स का नाम है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 इपीमरेज जो है वो जाइगोलोज 5 फॉस्फेट को फॉर्म करता है और राइबोलोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज जो है वो राइबोलोज 5 फॉस्फेट को जो है वो फॉर्म करता है। उसके बाद इसमें जो है ट्रांस कीटोलेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि फर्दर जो है इसे कन्वर्ट करता है स्यूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। फिर एक और एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि होता है ट्रांस एल्डोलेज जो कि क्या करता है इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट को जनरेट करता है। तो पहले आप इतना नोट करिए। तो आप देख सकते हैं कि जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है उसमें कितने सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्मेशन हो रहा है और किस तरीके से जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो लास्ट में अगर आप देखें तो जो एंजाइम था वो क्या फॉर्म हो रहा था, दैट वाज ट्रांस एल्डोलेज और इसमें इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसमें जो लास्ट एंजाइम जो लास्ट प्रोडक्ट था जो कि इन्वॉल्व हो रहा था दैट वाज ट्रांस कीटोलेज। तो अगर आप पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को देखें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं या फेजेस होते हैं, दैट इज ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो इसे आप पहले कहीं रफ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे अगर आप देखें तो ये जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है ये इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है ट्रांस एल्डोलेज जो है इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है और एक और जो प्रोडक्ट होता है दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इस वजह से यहाँ पे हम आपको लिखते हैं ताकि ये जो नीचे का छुपा हुआ था या नहीं दिख रहा था उसे भी आप नोट कर सके अपने नोट्स में। तो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट भी जो है वो भी कहलाता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या आप कह सकते हैं कि जो पीपीपी पाथवे है उसका एक और जो नाम है वो क्या है, दैट इज एचएमपी शंट। तो एचएमपी शंट जो है उसका फुल नेम जो है वो क्या होता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, ठीक है। और इसे इसका जो एक और नाम है वो क्या है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है जो कि एक मेटाबॉलिक पाथवे है और ये प्रोड्यूस क्या करता है, राइबोज 5 फॉस्फेट को और NADH को।
सॉरी NADPH को, और ये प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो आई होप आपको ये जो दोनों प्रोसेसेस थे, ग्लाइकोलाइसिस और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है, समझ में आ गया होगा। ग्लाइकोलाइसिस को जो है वो किस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसे EMP पाथवे कहते हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या एंजाइम्स हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को HMP स्टंट कहा जाता है, जिसका मतलब है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, और इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो है राइबोज 5 फॉस्फेट एंड along with that NADPH। तो एट लास्ट अगर आपको ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आप जो है और भी अपने जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। आप यहाँ पे इस समय ऑफर भी चल रहा है, विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।